हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तुम मुझसे मेरी बेटी को छीन नहीं सकते एहसान शाह। वो मेरी बेटी है, मैंने 20 साल से उसे पाला है। वो तुमसे नफरत करती है। वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ना तुम्हारे खानदान का कभी हिस्सा बनना पसंद करेगी, ना तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करेगी। जो तुम चाहती हो ना, वो नामुमकिन है। वो जिस माहौल में पली बड़ी है, कभी भी तुम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। अब क्या करोगे एहसान शाह? बेटी को वो आज़ादी दोगे तुम्हारे सो कार्ड खानदान की शान के खिलाफ है, या उससे भी हर ताल्लुक खत्म कर लोगे मेरी तरह? वह चीख चीख कर बोल रही थी। आखिर में उनका लहजा इस्तज़ाइया हो गया था। एहसान शाह ने तहम्मुल से उसकी चीखों पुकार और तर्न सुने। ये वो औरत थी जिससे उन्होंने मोहब्बत की थी। उनको पाकर वो खुद को खुशकिस्मत इंसान समझते थे। आज वो सामने खड़ी उनसे नफरत और हकारत से मुखातब थे। कभी कभी इंतहाई नफरत भी इंतहाई मोहब्बत में बदल जाती है। एक दिन मेरी बेटी की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, तब वो अपने बाप की मोहब्बत का भी यकीन कर लेगी। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर चुप रहे। वो मेरी भी बेटी है शमैला, मैंने ही उसे लेकर 20 साल तरफ लिए हुए गुजारे हैं। और रही बात उसकी किडनैपिंग की, तो मेरे लिए पहले दिन से कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने तहम्मुल से अपनी बात समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। वो कल भी खुद को गलत होकर भी सही समझती थी, और आज भी वो वैसी की वैसी ही थे। देख लेना एहसान शाह, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। अब वो धमकियों पर उतर आए थे। तुमने जो आज तक जो पूरा किया है ना, उन्हें भी नहीं भूल पाया मैं। अब भी किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है तुमसे। एहसान शाह के अंदाज ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया था। वो धमकियां देते हुए वहां से निकल गए। अब वो सोच में डूबे हुए थे। वो जानते थे कि उन पर, उनकी पोजीशन पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, मगर अब भी वो शाहवेज के इतने बड़े कदम का फिक्र मानते जो उनके इल्म में लाए बगैर इतना सब कर गया था। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शाहवेज शाह पर कोई भी आंच आए। एहसान शाह अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहे थे। वो जानते थे उनकी बेटी इस हादसे के बाद उनकी नफरत में और ज्यादा इजाफा हो गया होगा। वो उन्हें गलत समझ रही बैठी होगी, और वो इस वक्त इतने मजबूर और बेबस थे कि अपनी पोजीशन को भी उसकी नजरों में क्लियर नहीं कर सकते थे। एहसान शाह अच्छी तरह जानते थे कि शमाला ने उन पर कड़ी नजर रखी हुई है, या शायद गाँव की भी सारी इंफॉर्मेशन ले चुकी होगी। सो कुछ दिनों तक उनका गाँव जाना खतरे से हल नहीं होगा। शाहवेज शाह से वो नाराज थे, इसलिए नहीं कि वो हानिया को लेकर आया था, बल्कि इसलिए नाराज थे क्योंकि उसने उन्हें अपने इरादों की भनक तक नहीं पड़ने दी थी। हर बात छुपाई। अब की बार दोबारा कोई गलती ऐसी ना करे, वो इसे बात ना करना बंद किए हुए थे, ताकि वो दोबारा उनके इल्म में लाए बगैर कोई गलत कदम ना उठा ले। हानिया के बारे में वो सारी मालूमात मुलाजमों से ले रहे थे। अब तक तो सब अच्छा ही अच्छा बता रहे थे। अब शाहवेज ने उन्हें ये सब बताने का कहा था, या ये सब सच था, एहसान शाह नहीं जानते थे। दूसरी तरफ हवेली में शाहवेज के ही हुक्म का हानिया के बारे में एहसान शाह को झूठ बोला जा रहा था, और वो सिर्फ बहुत ही खास और वफादार मुलाजमों के ही को ही हानिया की हवेली में मौजूदगी की खबर थे। शाहवेज ने तमाम मुलाजमों को सख्ती से हदायत की हुई थी कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही हवेली से बाहर ये बात निकलनी चाहिए। इसी वजह से शमाइला बेगम को अब तक हानिया का हवेली में होने का पता नहीं चल पाया था। वो शाहवेज शाह का गुस्सा तो पूरे गाँव में मशहूर था। मुलाजम उसकी एक धार से ही काम चाहते थे। वो जितना नरम दिल और इंसाफ पसंद था, गुस्से का इतना ही तेज था। वो जानते थे कि अगर हुक्म अदोली हुई तो क्या सजा होगी। अपने असूलों और रवायत के लिए वो सख्त था। गुस्से में वो भूल जाता था कि सामने कौन है, और अपने दूसरे जनूनी रूप में आ जाता था, और इस वक्त वो खुद को भी गलत नहीं मानता था। ये वो शाहवेज शाह था जिसने अपने बाप दादा से मिली हुई सरदारी के बाद तमाम असूल खुद पर बनाए थे। किसानों को उनके हक से ज्यादा जमीन दी थी। पूरे गाँव के घरों में राशन तकसीम किया जाता। उनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी सारी शाहवेज शाह की थी। इस वजह शाहवेज आलम शाह एक रहम दिल सरदार बन जाता था, जिसमें अपने खुदा का डर और महलूक से मोहब्बत हो। इसी वजह से शाहवेज शाह गुस्से से खौफजदा होने के बाद भी गाँव वालों के दिलों पर राज करता था। वो उन सबका शहजादा था। सारे लोग जान देते थे उस पर। वो अपने सरदार से खौफजदा होने के बावजूद भी बेहद मोहब्बत करते थे, मगर कौन जानता था कि ये रहमदिल शहजादा किसी के लिए जिलाद भी साबित होने वाला था। गाँव के सरदार का एक दूसरा रूप भी था। बचपन के हादसे और महरूमी ने शाहवेज शाह में अपनी हर चीज के लिए जुनून बांट दिया था। अच्छा बनता तो भी इंतहा कर देता, और बुरा बनने पर आता तो भी इंतहा पर जाता। शाहवेज के दिल में यह हो बैठ गया था कि वो जिससे भी मोहब्बत करता है वो इससे दूर हो जाता है। इसलिए अब अपनी छोटी सी छोटी चीज के लिए भी वो जज्बाती था। एहसान शाह और आसिया शाह समझते थे कि वक्त के साथ सही हो जाएगा, मगर अब बड़े होने के बाद उसके जुनून और वहशत में इजाफा ही होता जा रहा था। आज 2 दिन हो चुके थे उसे यहाँ पर कैद हुए। इन 2 दिनों में उसने भूख हड़ताल, चीखना चलाना, तोड़ फोड़, धमकियां सब करके देख लिया था, मगर उस जराद ने उसको बाहर साहब का कोई असर नहीं लिया था। अब वो जहाँ से भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे, वो मौके की तलाश में थे। अब वो कमरे की बालकनी में पुरसोच अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सामने वाले रास्ते पर
मेन रोड तक जाने वाली सड़क हाथ से लंबी थी और सड़क पर पकड़े जाने का खतरा भी ज्यादा था। कोई ना कोई मुलाजिम या मुलाजिमा आते जाते उसे देख सकते थे और मेन गेट के अंदर पहरेदार भी मौजूद थे। मेन गेट की दीवारें इस हवेली की इस कदर ऊंची और सीधी थी कि उन पर चढ़कर दूसरी तरफ को कूदना नामुमकिन था। सो बहुत दिन के सोचो विचार और प्लानिंग के बाद उसने पिछली तरफ वाला रास्ता फरार के लिए चुना था। बैक साइड लैंड था, मुतली किस्म के फलों के दंत लगे हुए थे, घने और स्याददार। इस लैंड के चारों तरफ इतनी ऊंची दीवारें थी कि वो आसानी से ना सही, थोड़ी मुश्किल से सही, किसी चीज का सहारे से दीवार के सर पर चढ़कर दूसरी तरफ को कूद सकती थी। हानिया ने इतने दिनों की रिसर्च और बागौर जायजे के बाद एक ऐसी चीज तलाश कर ली थी जिस पर चढ़ा जा सकता था। एक घना दरख्त जो कि दीवार से कुछ इंच दूर था। वो बआसानी इस दरख्त के जरिए दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर सकती थी। कोई भी पथरीला इंसान ये काम चंद सेकंड में कर सकता था और हानिया शाह के लिए ये सब कोई मुश्किल बात ना थी। सेल्फ डिफेंस, हॉर्स राइडिंग, ये सब उसे सिखाया गया था। वो जिस मुल्क से आई थी ये सब मामूली बात थी एक लड़की के लिए। उसने अपनी कॉलेज लाइफ में बड़े बड़े टास्क अचीव किए थे, तो ये क्या मुश्किल था उसके लिए, बस इस मानूस हवेली से निकल जाए एक बार। और वह इस राह से निकलने का पक्का प्रोग्राम बना चुकी थी। इस हवेली और उसके मालिक से फरार तो आसानी से मुमकिन नहीं था। हर तरह से मिन्नत समाज घालियों को धमकियों देकर देख ली थी, मगर जो उसे अगवा कर लाया था वो इसे इतनी आसानी से वापस तो नहीं छोड़ेगा ना। और अब इसे खुद कुछ करना था कि यहाँ से निकलना था, मम्मा के पास पहुंचना था। वो अपने कमरे के बालकनी में खड़ी पुरसोच अंदाज में हीलिंग कर रही थी। सुबह फजर से कुछ देर पहले के वक्त अब लोग बेखबर नींद के मजे लूट रहे थे। तब वो मुझसे कमरे से बाहर निकल आई। शावेद शाह की तो फरिश्तों को भी खबर नहीं हो सकेगी। जब तक वो सोकर उठेगा वो यहाँ से बहुत दूर निकल जाएगी। हानिया ने हमेशा 10-11 बजे ही हवेली में से नाश्ता करते देखा था। उसके अंदाज के मुताबिक वो लेट उठने का आदी था और इसी बात का फायदा उठाकर अपने प्लान पर अमल करना था। वो सबसे छुपते छुपाते एहतियात के साथ पिछले साइड लॉन पर आई। उसने दरख्त के पास आकर उसका जायजा लिया, कोई जानवर तो नहीं, और इधर उधर भी एहतियात से देख लिया। फिर खुद को रिलैक्स करने के बाद आराम से हाथों पैरों के पंजों के जरिए पेड़ पर किसी बिल्ली की तरह चढ़ गई और दीवार पर उतर कर बैठी और दूसरी तरफ को कूद गई। अपनी कामयाबी पर तमानियत और खुशी की एक तवील सांस उसके मुंह से निकले। दूर कहीं से फजर की अजानों की आवाजें आना शुरू हुई थी। बड़ाया हाकम, तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगी। मेरी इजाजत के बगैर चीटियां भी पर नहीं मार सकती यहाँ। अब तुम बाहर जाने का खूब भूल गई हो। उसने शावेज की नकल उतारी। उसका करहत लहजा और आहनी गिरफ्त याद आ गई। कैसे इतने दिन उसे साथी से पेश आता रहा था, कमीना कहीं का। अब देखना शावेज शाह, याद करोगे किससे पाला पड़ा है। उसने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए हवेली पर एक फातिहाना नजर डालते हुए उसके मकीन को चैलेंज किया। खेतों के दरमियान चलने का रास्ता बनाया गया था। इतराफ में खेत थे, वो सीधी भागती चली गई थी। अगर चाहिए उसके लिए बहुत ही सवेरे का वक्त था, मगर गांव वालों की सुबह तो अजानों के साथ ही शुरू हो जाती थी। एक दो नमाजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। वो छुपने की भरपूर कोशिश करते हुए जब भी किसी शख्स को देखती तो पगडंडी से उतरकर खेत में छुप जाती। वो फिर कुछ देर बाद सफर दोबारा शुरू कर देती। ऊंचा नीचा टेढ़ा मेरा रास्ता था, उसके पाँव में मोच आ गए थे। उसे कब आदत थी ऐसे रास्तों पर चलने की। वो तो जमीन पर पैर भी बहुत कम रहती थी। हर वक्त कीमती गाड़ियों में सफर करती बड़ी हुई थी, मगर अब तकलीफ के बावजूद भी सफर जारी रखा था कि ये तकलीफें उसे जानलेवा और अजियतनाक कैसे कम खौफनाक थे। वो शावेद शाह से मम्मा से उसे जुदा करके कैदी बनाकर रख दी थी। वो आज़ादी पंछी थी, वो आज़ाद पंछी थी, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली। न कभी किसी की सुनी थी, न कभी किसी की मर्जी पर चली थी। वो इन 2 दिनों में उस शख्स ने इतना बेबस किया था कि कभी हवा में भी नहीं सो सकती थी। हानिया ने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी थी। अब खेतों के बाद खाली मैदान शुरू हो चुका था। उसके बाद पक्की सड़क थी जो स्टेशन तक जाती थी। खुशी के मारे उसकी ग्रे कांच सी जैसी आंखों में रोशनी सी फिर गई थी। ऐसा लग रहा था कि खोया हुआ खजाना मिल गया हो। बस कुछ देरी पर उसकी मंजिल थी और फिर वो आजाद। चलते चलते हानिया की यकदम नजर सामने पड़ी तो मारे हैरत और खौफ के सांस लेना ही भूल गए। आंखें फटने की हद तक खुली थी। शावेद शाह घोड़े पर सवार बैठा हुआ उसे लाल अंगारा आंखें और होनहार नजर से घूरा था। भाग रही हो तुम हमसे बचकर? तुम जानती हो कि शावेद शाह सोते हुए भी आंखें खुली रहता है। हमारे कैसे कोई फरार हो जाए और हम बेखबर हैं। इतना ना समझ रखा है। क्या समझा था तुमने? हमारी इज्जत को नीलाम करके घर से बाहर जाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारी आखिरी सांस तक मेरी कैद में रहना है। अब तुम जैसी अथरी घोड़ी को शाहवेज आलम शाह को सीधा करना पड़ेगा। वो घोड़े पर सवारी उसे गुस्सैले लहजे पर तर्ज कर रहा था। अगर उसके बाबा जान का ख्याल नहीं होता तो अब तक से घर से भागने के जुर्म में कब का गोली मार चुका होता। इस पर बात आए तो वो एक जलाद ही बन जाता था। शावेद एक जस्ट में घोड़े की पीठ से उतरकर उसके पास आया। हरगिज नहीं, मैं जाऊंगी, मैं मम्मा के पास जाऊंगी। वह चीही, तुम जैसे जानवर के साथ एक पल भी नहीं गुजारना मुझे। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मैं जान से मार दूंगी तुम्हें, कमीने जलील इंसान।
हानिया शाह अपनी नाकामी और बेबसी पर पागल से होने लगे थे। अब पूरी कुव्वत से उस पर चला रही थी। उसने कब खुद को इतना बेबस महसूस किया था। आज तक जो चाहा था हासिल किया था, मुकम्मल आज़ादी के साथ। जैसे चाहा अपनी जिंदगी गुजारी। मम्मा ने आज तक कोई सवाल नहीं किया था उसे, और इन 2 दिनों में उस शख्स ने उसे किसी तरह किसी भी बात पर नाकामी का मुंह नहीं दिखाया था। आहिस्ता बोलो, वरना गला दबाकर यहीं पर तुम्हारी कब्र बना दूंगा। वो एक ही जस्ट में उस तक आते हुए उसका जबड़ा अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में दबोचता हुआ चबा चबा कर बोला। अगर कोई टाइम उसकी आवाज सुन लेता अगर कोई इस टाइम इसकी आवाज सुन लेता तो वो नहीं चाहता कि किसी को भी इसकी बात की भनक पड़े कि शाह खानदान की बेटी रात के अंधेरे में घर से भाग गई है। क्यों क्यों आहिस्ता बोलो, मैं चीहूंगी, चिल्लाऊंगी, सबको तुम्हारे करतूत बताऊंगी। मैं नहीं चाहूंगी तुम्हारे साथ। वो जैसे पागल हो गई थी, अपने हाथ के नाखून से उससे मारने लगे। शावेद ने उसका पैनिक होता हुआ देखा, फिर बालों में हाथ फेर कर 1 मिनट में सोचा, इतना अपना और अपने खानदान का तमाशा नहीं लगा सकता था। इस वक्त सारे गांव वाले जाग चुके हो गए और आप सब ने मस्जिद का रुख करना था। उसके बाद अपने कामों का। शावेज घोड़े का लगाम हल्के से खींच कर उसे करीब करके उस पर सवार हुआ और अगले लम्हे बेहद हैरत अंगेज था। हालने के लिए उसके मुंह से चीख निकल गई थी। शावेज ने उसके कमरे पर बाजू डालकर उसे यूं घोड़े की पुष्ट पर सवार किया था जैसे किसी नन्ही बच्ची को उठाकर बिठा दिया जाए। फिर उसकी तमाम तर कोशिशें, तड़पना, चलाना, मारना, नोचना सब बेकार रहा। हवेली पहुंचकर चीखती चिल्लाती है, हाथ पैर चलाती हानिया को कंधे पर डाले उसके कमरे में लाकर बेड पर पटाखा था। शुक्र था कि किसी से सामना नहीं हुआ था इस टाइम। आपसे तुम्हारा लान में भी जानना बंद। बड़ी डील शाह हो तुम, शराफत की जुबान समझ नहीं आती तुम्हें। उस पर घुराया था। सोच सोच कर उसके दिमाग की नस फटने लगी थी कि अगर किसी को खबर हो जाती या उसकी माँ के जसूस जो गाँव में ही थे तो बाबा के लिए कितना बड़ा मसला बन जाता था। वो तो शुक्र था कि शावेज को फजर से पहले ही उठने की आदत थी और वो किसी भी मुलाजिम को खबर करने से पहले ही खाने को गढ़ ले आया था। इस वक्त सब अपनी इबादतों और कामों में मसरूफ थे। शावेज के डर से खाने की चीखों पुकार सुनकर कभी बाहर नहीं आए। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जाऊंगी यहाँ से। तुम्हारे खानदान इस हवेली से दूर, बहुत दूर। वो 1 सेकंड से पहले उठकर उसके मुकाबले खड़ी होकर पूरी की कुव्वत से चलाई थी। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर था। दोनों ही दूसरे से कम नहीं थे। दोनों ही गुस्से के तेज अपनी करने वाले थे। न जाने आगे क्या होने वाला था। इन दोनों का कौन हारता, किसकी जीत होनी थी। आहिस्ता बोलो, ये हमारा घर है। हमारी यहाँ औरतें इस तरह से नहीं चलाती। अगर बात जुबानी या गुस्ताही करें तो जुबान काट दी जाती है उनकी। शावेज ने घुरा कर कहा। उफ, ये लम्हा उसे अंदर तक चला गया। वो जब भी अपनी शराफत, गैरत, खानदान का जिक्र इतने गरूर और घमंड से करता था कि हानिया शाह का दिल चाहता था कहीं से बड़ा हुआ पिस्तौल हाथ लग जाए तो सारी गोलियां उसके अकड़े हुए लंबे चौड़े मजबूत सीने में उतार दे। उसके बोलने का अंदाज ऐसा होता था जैसे वो और उसका खानदान कोई आला चीज हो और हानिया कोई मामूली। ये शख्स जिसकी तारीफ करते हुए गाँव के लोग और हवेली के मुलाजमी का मुंह नहीं थकता था, उस जैसा नेक, शरीफ, इज्जत करने वाला कोई दूसरा जवान गाँव में नहीं था। हाकम था, मालिक था, जवान और खूबसूरत गाँव की हजारों खूबसूरत लड़कियों का आइडियल, जिसको चाहता था हासिल कर सकता था, मगर आजा किसी पर मैली नजर ना डाली थी। मगर ये सारी तारीफें, ये सारे तौसीफी कलमात उसकी दफा न जाने कहाँ चले जाते थे। इंतहाई कहत लहजा, हद तक अमेज गुफ्तगू उसका अगवा करके लाया था और हवेली में कैद करके रखा था। किसी को उससे मिलने की इजाजत ना थी सिवाय इंतहाई वफादार मुलाजमों के। उसकी माँ और बाबा यहाँ नहीं थे। उसकी गैर मौजूदगी में ना खुदा बनना बैठा था। इन लोगों के आने से पहले ही वो इस अकड़ी शय को सीधा करना चाहता था। अब उसके लिए सख्ती करनी पड़ती या कुछ और। शावेज शाह ने कभी ना सुनी नहीं थी जिंदगी में, और अब ये लड़की मसलसल उसकी जात की नफी कर रही थी और ये शावेज शाह की मर्दाना अना के लिए कारी ज़र्ब थी। हानिया शावेज शाह उसके अंदर का जुनूनी इंसान को जगाने की मसलसल कोशिश कर रही थी और इस बात से वो अनजान थी कि अपना कितना बड़ा नुकसान करने वाली है। अभी मसलसल उस पर चीखती हुई उसके सामने खड़ी न डर अंदाज में जवाब दे रही थी। सुनो मिस्टर, मुझे तुम्हारी शराफत और खानदानी वफादारी की जूती बराबर परवाह नहीं है। माई फुट इज्जत, शानो शौकत है। और हाँ, जुबान तुम इन जाहिल, बेबस और गवार औरतों की काट सकती हो जो तुम्हारी राया हो। मैं ना तुम्हारी नौकर हूँ और ना ही कनीज। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात ना करना, वरना मैं दम की उल्ट भी करके दिखा सकती हूँ। वो भला उधार रखने की काहिल थी। दो बदल ऐसा जवाब दिया, जहरीला, चिल्लाने वाला, कि उसकी मर्दानगी और वक़ार को चैलेंज करता हुआ लहजा वो कुछ लम्हों को तो हैरत और गुस्से से रिसाल रह गया था। उसने अपने उठे हुए हाथ को बड़ी मुश्किल से रोका था। रुखसी से पहले उसकी ये जुबान अपने तरीके से बंद नहीं करवा सकता था जब तक वह मुकम्मल उसकी दरस में नहीं आ जाती। वो थोड़ा मजबूर था कि अभी से बाबा ने उस लड़की की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द की हुई थी। जब तक वो उस पर मुकम्मल मालकियत नहीं हासिल कर लेता था, ज्यादा साथी उस पर कर नहीं सकता था। हानिया ये सब कहकर बाहर की तरफ जाने लगी थी जब उसने शावेज ने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इस अचानक हमले से संभल ना पाई थी और शावेज के सीने से आग लगी। हानिया का सर चकराने लगा था। ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से उसका सर टकराया हो। सुना नहीं तुमने, तुम बाहर नहीं जाओगी। शावेज ने उसका बाजू पर जोर देते हुए झंझोड़ा तो हानिया को लगा उसका बाजू किसी फुलादी शिकंजे में जकड़ा गया हो। तकलीफ की लहर पूरे बदन में सुनसुना गई थी। पहले सर की तकलीफ और अब बाजू टूटा हुआ महसूस हुआ था। बैठो यहाँ।
اسے زوردار دھکے سے بیڈ پر گرا کر وہ گرایا تھا جس پر وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ تم؟ ابھی وہ کچھ کہتے جب وہ غصے سے ڈرا تھا۔ بس ایک لفظ نہیں بولنا ورنہ میں برداشت کی حد پار کر جاؤں گا۔ وہ غور سے سن لو، یہ حلیہ اور لباس مجھے تمہارا نظر نہ آئے۔ حویلی کے باہر مردان خانے میں قدم رکھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں حکم عدولی اور گستاخی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ انتہائی شفاف لہجہ اور وارننگ کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگر تھوڑی دیر یہاں رکتا تو اپنا ضبط کھو بیٹھتا۔ اس کی جلستی ہوئی سانسوں کی تپش سے پل بھر کو خوف کی شدت سے درکتے دل کو بھی نہ سنبھال سکی تھی۔ جب تک وہ جا چکا تھا وہ سنبھالے تک وہ گڑبڑا کر بیڈ سے اتر آئی تھی، لیکن جب تک وہ جا چکا تھا مائی فوٹ، جاہل، پینڈو، جنگلی، لعنت ہو تم پر، تمہاری خاندان پر، تمہاری شرافت پر میں گولی مار دوں گی، آگ لگا دوں گی اس حویلی کو، اس قید خانے کو۔ وہ چلا چلا کر جو بھی چیز ہاتھ لگی تھی، شیشے کی قیمتی واز، باری گلدان، بیڈ شیٹ، کشن پھینکنے لگی اور پھر تھک ہار کر بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ زرینہ۔ صبح ناشتے کے بعد شاویز مکمل تیار ہو کر شہر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب کچھ سوچتے ہوئے رکا۔ سامنے کام کرتی زرینہ کو بلایا۔ رشیدہ ان کے گھر کی بہت ہی پرانی ملازمہ تھی اور زرینہ ان کی بیٹی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری ان دونوں کی تھی۔ جی چھوٹے سائیں۔ ہانیہ بی بی ابھی تک اٹھی نہیں ہے کیا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خود سر اور ضدی لڑکی کی فکر ہوتی تھی۔ اس کے معاملے میں دل بے بس تھا۔ اب بھی جانتے ہوئے بھی کہ وہ ضدی لڑکی کمرے سے باہر نہیں آئے گی، نہ ہی اس کی بات مانے گی، پوچھ بیٹھا۔ نہیں سائیں، وہ تو کل سے اپنے کمرے میں ہے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے بہت بار دروازہ بجایا مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ بہت غصے میں ہے سائیں، وہ کہتی ہیں دفع ہو جاؤ ورنہ تم سب کو اس حویلی کو آگ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ شاویز شاہ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بات پر جہاں اس کے دل کو کچھ ہوا تھا کہ کل سے بھوکی پیاسی ہے، دوسری بات سن کر پھر اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ زرینہ کی آدھی بات، اس کے آگے کی داستان وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ ملازموں کے سامنے بھی یہ لڑکی باز نہیں آتی تھی، نہ اپنی عزت کا خیال تھا نہ میرے خدا، یہ وقت بھی دیکھنا تھا گاؤں کا سردار اپنی بیوی سے گالیاں کھائے گا۔ اتنے برے دن آ گئے ہیں شاویز شاہ کے کہ جس کے غصے سے پورا گاؤں ڈرتا ہے۔ اس نے خود پر ضبط کیا ہے اور پھر وہ بولا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، کسی بھی طرح سے بیوی کو کھانا کھلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس طرح بھوکا رہنے سے بیمار پڑ سکتی ہے وہ پاگل لڑکی۔ بابا سائیں کو پتہ چلا تو وہ بہت ہی ناراض ہو جائیں گے۔ زرینہ اس کے کہنے پر چلی گئی تھی جب وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ بی بی جی ایک بار میری بات سن لیں۔ بار بار دستک کے بعد بھی جواب نہیں آیا تھا تو اس نے زور سے بات کی جیسے جاننے کے لیے ضروری بات کی ہو۔ یہ ہر بات کار امن سمت ہوا تھا۔ اب ہانے کے حال دیکھ کر چند لمحوں کو خود بھی گھبرا گئی تھی۔ رو کر سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال، چکن آلود میلا سا وہ 2 دن پرانا ہوا ڈریس، نہ ڈال تھکی ہوئی افسردہ پنجرے میں بند پنچھی کی طرح بے بس تھی۔ ان کے بڑے شاہ سائیں کی اکلوتی بیٹی تھی، اس خاندان کی بہو، اور بیٹی بھی اگر اسے کچھ ہو جاتا تو بڑے شاہ سائیں تو جی نہیں پائیں گے۔ زرینہ فکر مندی سے آگے بڑھی۔ بی بی جی کھانا کھا لو، آپ کل سے بھوکی ہو، اس طرح تو آپ بیمار پڑ جاؤ گی، پھر ہم بڑے سائیں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بڑی فکر مندی اور شفقت اور پیار سے بولی تھی۔ اس وقت زرینہ کا اسے یوں محبت بڑے انداز میں بولنا ہانے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسی محبت پیار کی تو وہ بھوکی تھی جب سے آئی تھی، اس جنگلی کا ساتھ لہجہ برداشت کر رہی تھی، ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی، بھوک اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے، نہ ٹھیک سے کھایا تھا نہ سکون کی نیند لی تھی۔ 3 دن ہی پرانے کپڑوں کی وجہ سے آج خود سے بھی اسمیل آنے لگی تھی، وہ جس کی نفاست پسندی پر گراہ گزر رہا تھا۔ اب ہانیہ خاموشی سے اس کا لاہور ناشتہ کرنے لگی، کچھ جان میں جان آئی اور دماغ بھی کام کرنے لگا۔ سنو زرینہ، لانچ میں جو فون ہے کیا وہ کام نہیں کرتا؟ میرا مطلب ہے کسی کو فون کیا جائے تو کیسے کریں گے تم لوگ؟ جی بی بی جی، آپ کے آنے سے پہلے ہی حوالے میں فون صحیح تھا، ہم بھی اپنے شہر اپنے رشتہ داروں سے بات کر لیتے تھے، مگر اب سارے فون کٹوا دیے گئے ہیں شاہ سائن نے جی۔ اب تو بس شاہ سائن کے پاس ہی موبائل ہے جو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مایوس ہو گئی، ایک امید تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ ہانیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس ظالم انسان نے جان بوجھ کر ہر ذریعہ ختم کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق ہو۔ اچھا تم جاؤ اب، وہ شاویز کا کوئی ڈریس مجھے دے جاؤ جو مجھے ٹھیک آئے۔ اسے زرینہ کو چلتا کیا تاکہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی اور ہڑبڑ سوچ سکے۔ بچیاں اس کے اچانک موڈ بدل جانے پر حیران سی برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئے۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا، یہی بہت تھا۔ شاہ سائن کا حکم تھا جو اسے پورا کرنا تھا اور اب کپڑے دینے تھے۔ ایک بار میری مما سے بات ہو جائے، وہ خود اس قید خانے ان ظالموں سے چھڑوا کر مجھے لے جائیں گے۔ اگر میں کسی بھی ملازم سے موبائل لے لوں، یہاں تو زیادہ تر کے پاس موبائل ہی ہے نا، مانگ کر لے لیا تو کوئی دے گا نہیں، کیا پتا شاویز کو بھی خبر کر دے۔ اب اسے بہت زیادہ احتیاط سے قدم اٹھانا تھا۔ کسی ملازم سے مدد کی امید تھی نہیں کہ یہ بہت ہی وفادار اور جدی پوشت ملازم تھے، کبھی بھی اپنے مالک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہ بات اسے بشینہ نے بتائی تھی کہ وہ لوگ سالوں سے شاہوں کے وفادار ملازم ہیں۔ وہ اتنے دن میں ہانیہ بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ سب جان دے دیں گے، غداری نہیں کریں گے شاہ خاندان کے ساتھ۔ اب صرف 2 راستے تھے اس کے پاس، ایک مما سے بات کرنا یا کسی بھی ملازم کو اطمینان میں لے کے پیار محبت سے کام نکلوانا۔ اسے دل میں سوچا، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔
السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد ابھی گھر جانے کا سوچ رہا تھا جب اس کی ماں کی کال آ گئی، جو کچھ دن کے لیے دارالعمان گئی ہوئی تھی، جس کی بنیاد 30 سال پہلے عالم شاہ نے غریب اور بے سہارا معاشرے کی ستائی ہوئی لڑکیوں اور بچیوں کے لیے رکھی تھی۔ بعد میں شاویز نے اس میں اپنا ذاتی ہاسپٹل، کالج، ہسپتال اور رہائش کے لیے بلڈنگ بنوائی تھی۔ یہاں لڑکیوں بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ بننے کی امید بھی دلائی جاتی تھی۔ کتنی ہی بنی ہوئی بچیاں اس دارالعمان سے ڈاکٹر، وکیل بن رہے تھے، جو خود پر ہوئے ظلم کی وجہ سے زندگی کی امید چھوڑ چکی تھی۔ اس کے دادا عظیم شاہ نے ونی کی رسم کو اپنے سردار بنتے ہی اپنے گاؤں سے ختم کروا دیا تھا اور یہی قانون عالم شاہ کی سرداری میں قائم رہا۔ مگر شاویز شاہ نے سردار کے گدے نشین ہونے کے بعد آس پاس کے تمام لوگوں سے ونی رسم کرنے کا خاتمہ کیا تھا اور ایسا کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ مگر افسوس، ابھی چند گاؤں ایسے تھے جہاں جہالت کی حد تھی اور ان بچیوں کو یہاں لا کر نئی زندگی کی طرف لایا جاتا تھا اور کچھ کو وہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوایا جاتا تھا اور سارے اخراجات شاویز کی ہی ذمہ داری تھی۔